सर, रिपोर्टें हैं कि चीन राज्य में भीषण लड़ाई के बाद म्यांमार के 2000 लोग भागकर भारत आ गए हैं। बताया जा रहा है कि ये संख्या 5000 भी हो सकती है। कहीं इससे मिजोरम को उसी तरह तो खतरा नहीं हो जाएगा जैसा कि मणिपुर में हाल में देखने को मिला था। मणिपुर हिंसा के समय भी बाहरी तत्वों पर ही तमाम तरह के आरोप लगे थे। म्यांमार की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार को क्या एहतियाती प्रबंध करने चाहिए? नीरज जी, थोड़ा हम ये मामला, चूँकि मैं कहूँगा कि चलता रह रहा है मामला, ख़त्म नहीं हुआ था और अभी नहीं शुरू हुआ है जी। काफ़ी दिनों से है, काफ़ी सालों से है जी। और आप देख रहे हैं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट अनस्टेबल है इसी वजह से कि एक तो बॉर्डर इतना पोरस है। म्यांमार के साथ हमारा तकरीबन देखा जाए तो 1600 किलोमीटर का बॉर्डर है जी। और हमें पता है कि वहाँ पर कैसी गतिविधियाँ होती रही हैं जी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि अभी भी वहाँ चल रही हैं, ख़ास करके जब से वहाँ पर मिलिट्री रिजीम आई थी जी। आपको याद है 2021 में वहाँ पर कू हुआ था जी। और मिलिट्री रिजीम आई थी और उन्होंने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे और जहाँ की बात आप कर रहे हैं शिन स्टेट की जी, वहाँ पर काफ़ी अपोजिशन हुआ था और अभी भी है मिलिट्री जुंता का वहाँ पर। और उस समय तकरीबन 50,000 लोग जो है भाग करके भारत में आए थे और ये जो फिगर है तकरीबन ये UNHCR की, ह्यूमन राइट्स UNHRC की रिपोर्ट है जो अकाउंटेड फॉर है, उन्होंने जो बताया है जी। और उनका कहना था कि तकरीबन 40,000 से ज़्यादा लोग मिजोरम में रह रहे हैं जी। आए हुए हैं। और इधर अगर आप आइए आप मणिपुर में तो वहाँ तकरीबन 8,200 के आसपास हैं और इनका वो भी है कि करीब 5,000 अभी भी हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं UNHRC से जी एसाइलम के लिए। हालांकि भारत परमिट नहीं करता वहाँ यूनाइटेड नेशंस HRC वगैरह इन लोगों की एक्टिविटीज़ जाने के लिए, क्योंकि अनस्टेबल रीजन है वहाँ पर इस वजह से जी। तो एक मुद्दा बना हुआ है इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है और भारत के बीच में इस इलाके के लिए। लेकिन उस समय की अगर हम बात करें थोड़ा पीछे की, तो ये चीज़ जब ये हुई थी 2021 में तो देखिए सभी ने कंडम किया था। भारत ने ज़रूर कहा था कि हाँ डेमोक्रेसी वहाँ होनी चाहिए, लेकिन बहुत खुले शब्दों में भारत ने दोनों ये जो मुद्दा रिफ्यूजीज़ का है इसको नहीं उठाया था उसमें दुनिया में, या इतना ज़्यादा कंडमनेशन नहीं किया था इनका जो मिलिट्री रिजीम थी। उसके कारण कई थे, क्योंकि हमारा भी अनस्टेबल था नॉर्थ ईस्ट और आपको पता है कि हमारे वहाँ से बेस बना करके म्यांमार में काफ़ी जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं टेररिस्ट हैं वो थे वहाँ पर। और इस वजह से शायद एक भी रीजन था कि भारत नहीं चाहता था कि अगर हम ज़्यादा अपोज करें और पता लगे कि वहाँ जो मिलिट्री रिजीम है और ज़्यादा शायद जो हमारे एंटी इंडिया या भारत के ख़िलाफ़ के जो ये सेपरेटिस्ट या इंसर्जेंट या टेररिस्ट फोर्सेज हैं, तो ये भी एक कारण था उस समय जो कि नहीं था। और एक और दूसरा कारण कि जितने ये बॉर्डर स्टेट्स हैं, चाहे आप मिजोरम लीजिए, मणिपुर लीजिए, आप नागालैंड लीजिए, ये सारे इनकी जो है उन बॉर्डर के जो म्यांमार के बॉर्डर है उनके जो स्टेट्स हैं, खासकर चिन जो हमारे साथी चिन प्रांत उनका चिन स्टेट है, इनके लोगों के साथ संबंध हैं जी। इतनी सिमिलरिटी है एक तरह के ही लोग हैं, तो उनमें आना जाना भी लगा रहता है। बॉर्डर पोरस है जी। कई जगह की फेंसिंग नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे बाकी बॉर्डर्स पर है, तो वो चीज़ है जो कि आने जाने में किसी को भी मदद कर रही है। तो इस वजह से जो आर्म्ड ग्रुप्स भी हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज कर रहे थे, और कईयों को तो शायद जो है चीन से मिल रहा था जी। चीन भी पहले लगा हुआ था उस इलाके को डिस्टेबलाइज करने में म्यांमार के जी। चीन आप जानती हैं जहां उसको जगह मिल रही थी वो अपने ग्रैब करना चाहता था जी। तो वो जो थी वो भी एक पॉलिसी थी जिसको कि भारत नहीं चाहता था कि अगर हम वहाँ ज़्यादा इंटरफियर करेंगे तो चीन उसका फ़ायदा उठाएगा जी। हालांकि ऐसा नहीं कि चीन फ़ायदा नहीं उठा रहा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था जी। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो हमारा है जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को देखता है जी। उसका भी डर था कि कहीं वो उनकी मदद ले करके म्यांमार को अपने कब्जे में लेकर, कब्जे मतलब
उसके ऊपर बैठ करके या डेड डिप्लोमेसी या कुछ भी करके वहाँ आकर के हमें थ्रेटन करे। उसी तरह हिंद महासागर में जो स्टेट ऑफ मलाक्का है या जो इसके साथ है वो जो म्यांमार के और इनका जो सी कोस्ट है वहाँ पर आकर के एलजीटी कोको आइलैंड्स में तो अब वो अपना बढ़त बना ही लिया है, वहाँ भी बेस बना रहा है चीन, लेकिन वहाँ से और ज़्यादा अपनी प्रेजेंस रख करके म्यांमार में और हमको थ्रेटन करे। तो ये कुछ चीज़ें थी, शायद इस वजह से उस समय बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं था कि भारत ने ये मुद्दे उठाए नहीं, उनकी गवर्नमेंट के साथ ज़रूर उठाया। इनफैक्ट 2021 में अपने भारत सरकार ने ऑर्डर भी दिया था इन मणिपुर और मिजोरम इन स्टेट्स को कि जितने लोग आए हुए हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको वापस भेजा जाए। ये भी चीज़ उस समय की गई थी। और जो इसके अलावा जो शिन स्टेट है, देखिए बेसिकली वहीं से इथनिक सिमिलरिटी बहुत है और वहीं के लोग ऐसे हैं कि जो कि ज़्यादा हैं खिलाफत में म्यांमार के जो मिलिट्री रिजीम है जी, और उसकी वजह से उनके खिलाफ जो है काफ़ी कार्रवाई होती रही है। इनफैक्ट उस समय भी 2021 में भी उन्होंने 2022 में रादर और अभी भी इस साल भी उन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया था इनके खिलाफ, जो कि अपने देश में तो लोग कर ही करते हैं, कम ही करते हैं, काफ़ी कम करते हैं। और 2021 में हालांकि इंसर्जेंट ग्रुप्स जो हमारे उन्होंने बेस बनाया हुआ था, उन्होंने 2021 में आपको याद है कि उन्होंने असम राइफल्स के एक कंपनी पर उन्होंने एम्बुश भी लगाया था जी। एक ऑफिसर को भी उन्होंने सीओ को उन्होंने मारा था। और हमारी फौज ने भी वहाँ आपको याद है अच्छी तरह की वहाँ भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, सबसे पहले वहीं की, सबसे पहले एक्चुअली वहीं की थी। तो ऐसा नहीं है कि भारत चुपचाप रहा है, और ये चीज़ बिना म्यांमार की गवर्नमेंट के उससे हो तो नहीं हो सकता। तो मतलब ऐसा था कि ये हमारे अंडरस्टैंडिंग थी कि उनको जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं या भारत के खिलाफ वाले ग्रुप हैं उनको इतना मदद वहाँ से नहीं दिया जाएगा। और ये देखिए जो चिन स्टेट है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जहाँ से ये हो रहा है, ये जो है जो दो वहाँ पर मेन ग्रुप्स हैं जी। एक चिन डिफेंस फोर्स है उस इलाके का जो कि है, और दूसरा जो है चिन नेशनल आर्मी है। ये दोनों मिल करके लड़ रहे हैं इनके खिलाफ जी, आर्मी के खिलाफ वहाँ के जिनकी सरकार अभी मिलिट्री गवर्नमेंट वहाँ चल रही है। और इस खिलाफत में ही 2021-22 दोनों में मिलिट्री गवर्नमेंट ने काफ़ी इनके ऊपर वो जैसे हमने कहा कि अभी उन्होंने बमबारी भी की जी फाइटर से जी। और वहाँ ये कहा गया था कि वहाँ तो तकरीबन एक आध उसमें टाउन्स में तो 1400 घर जो है बर्बाद हो गए थे जी वहाँ पर, और काफ़ी जो मतलब काफ़ी नुकसान वहाँ हुआ था। यहाँ तक कि उन्होंने 12-13 कॉलोनीज में चाहे इलाकों में उन्होंने काफ़ी नुकसान किया था जी। तो और एट्रोसिटीज़ भी हुई थी जो कि नॉलेज में है। तो वहाँ से लोग काफ़ी प्लान किए थे उस समय। अभी भी देखिए फरवरी में इस साल 2 फरवरी को आई थिंक 2023 में इस साल ही उन्होंने फिर यही किया था, बॉम्बिंग की थी वहाँ उन्होंने। और उन्होंने इनफैक्ट फरवरी में जो पहली चीज़ की थी, बॉम्बिंग तो बाद में की थी, उन्होंने 7 जिलों को वहाँ जो है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, मार्शल लॉ लगा दिया था जी कि बिल्कुल एक्टिविटी जिनकी नहीं हो। और उन्होंने जनवरी में ही एयर स्ट्राइक की थी एक विक्टोरिया कैंप है, जहाँ उन्होंने कहा कि विक्टोरिया कैंप में इन दोनों चिन डिफेंस फोर्स और चिन नेशनल आर्मी के जो है काफ़ी उनके हेडक्वार्टर्स हैं, तो वहाँ उन्होंने की थी। और कहा यह भी जा रहा था उस समय कि 2 बॉम्ब तो उस समय, बिकॉज ये बिल्कुल बॉर्डर पर हैं जी हमारे भारत में, भारत और उनके बॉर्डर पर, तो कहा गया था 2 बॉम्ब इधर भी गिरे थे जो कि गवर्नमेंट ने बोला था नहीं, लोकल्स कह रहे हैं। तो हालांकि ये बहुत ज़्यादा उसमें नहीं आया था, लेकिन इस हद तक की मतलब उन्होंने एक्शन लिया था जी, जो कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है जी। और जो वही हम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसने काफ़ी हो किया कि भारत को और आगे आकर के उन शरणार्थियों के ऊपर देखना चाहिए, इनको ये प्रोटेस्ट करना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। तो यहाँ तक ये चीज़ें चल रही थी। और जो शरणार्थी जैसे मैंने कहा उस समय भी आए थे। अभी जो आप कह रहे हैं, जो अभी की बात है बिल्कुल सही है कि तकरीबन अभी 2 दिन पहले 13 नवंबर तक तकरीबन
5,000 कहा जा रहा है कि वहाँ से रिफ्यूजीज़ आए हैं क्रॉस करके जी। और इनफैक्ट मणिपुर गवर्नमेंट के एक आईजी ने ही बोला है कि भाई 2-3 गाँव में आ करके हैं, कई जो हैं उसमें इंजर्ड थे, उनको ले करके गए हैं। हुआ है इस वजह से कि इन्होंने दोबारा एक एयर स्ट्राइक की वहाँ पर 13 नवंबर की ही उन्होंने दोबारा एयर स्ट्राइक की चिन स्टेट में, और उसकी वजह से ये सारे रिफ्यूजीज वहाँ से भाग करके भारत में आए हैं जी। और जिसमें उन्होंने कहा कि तकरीबन यही नहीं, उनका ये भी कहना था कि 42 म्यांमार फोर्स के उनके आर्मी के मिलिट्री के सोल्जर्स भी पकड़े गए हैं जी। उन्होंने रादर कह रहे हैं सरेंडर किया, जो कि असम राइफल्स को पुलिस ने हैंडओवर कर दिया आगे की कार्रवाई करने के लिए। तो एक मतलब जो अभी था मैं कहूँगा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये बात न्यूज़ में मीडिया में इतनी ज़्यादा नहीं आई जी, जितनी कि इस पर तवज्जो दी जानी चाहिए जी। क्योंकि बिल्कुल सही है जो आपने कहा, अगर ये होता रहेगा जी। ऐसे लोग आते रहेंगे तो हमें नहीं पता कि आगे कौन आ रहे हैं जी। और इनकी मदद अगर देखा जाए तो चीन कर रहा है ज़्यादा, जो वहाँ पर एंटी स्टेट फोर्सेस हैं जी। तो उसके गार्ड में कहीं चीन भी अपने आदमी यहाँ अगर भेजना शुरू कर देगा तो हमारा एरिया और जैसा आपने सर कहा, मुझे अभी नरवणे साहब का बयान याद आया जो उन्होंने मणिपुर के लिए कहा था। एग्जैक्ट यही बात थी जो आपने कही। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, उन्होंने बिल्कुल कि चीन का हस्तक्षेप जो है खुलेआम है, मतलब हम, और वो सबसे सॉफ्ट, उसको पता है कि ये सॉफ्ट एरिया है हमारा जी। अब जो है हम उसमें कार्रवाई अपनी कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ अगर बाहर से विदेशी से ज़्यादा आने लगेगी, एक बेस अगर मिल गया चीन को, तो हमारे लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ये जो है मुख्य चीज़ें वहाँ पर। और देखिए वहाँ से ऐसा नहीं है कि ये इतनी जल्दी वहाँ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मिलिट्री रूल भी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाले हैं वहाँ, इतने सालों से चल रहा है, बात होती रही है। उन्होंने तो जो पिछली प्राइम मिनिस्टर थी आंग सान सू की, उनको जो है अब तो कोर्ट से उनको सजा दिला करके और उन्होंने उनको ऑलरेडी जेल में डाल दिया है जी। कोई पार्टी रह नहीं गई है, तो ये लगता नहीं कि इतनी जल्दी वहाँ पर ऐसे कुछ जल्दी हालात सुधरेंगे जी। लेकिन रिफ्यूजीज जो है काफ़ी हैं, आपको पुरस बॉर्डर है, लोग तो ऐसे ही आते जाते रहते हैं जी। तो कितने आएंगे, ये तो 5,000 तो कहा जा रहा है, लेकिन गिनती मुझे लग नहीं रहा कि इतनी कम होगी और लोग और होंगे जी। और हालांकि कहा यह जा रहा है, इजरायली मिलिट्री का कहना है कि एक पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट है चिन एरिया में और चिन और सेगोंग दोनों एरिया में, और ये फ्रंट जो है उसने जो है 2 मिलिट्री हेडक्वार्टर्स जो हैं वहाँ पर इस इलाके में उनको अटैक किया। उन अटैक की वजह से जो मिलिट्री बेसेज थे इनका, एक है खोमार का और रेखित द्वार करके है चिन स्टेट में, 2 मेन आर्मी के बेसेज हैं जहाँ पर कि इन्होंने अटैक किया और काफ़ी नुकसान किया, काफ़ी हथियार ले गए, काफ़ी इन्होंने इनके जवानों का नुकसान किया, आर्मी के फौज के। तो इस वजह से उन लोगों ने कार्रवाई की जी। तो इसमें जो है अब ये चीज़ अगर होती रहेगी फिर ये तो काफ़ी मुश्किल वहाँ भी होगा, वो उनका एरिया डिस्टेबलाइज होगा और उसकी वजह से हमारा भी डिस्टेबलाइज होगा। तो इसमें जो है ये और ख़ास करके देखिए उसी बीच में अगर फाइटर फायर हो रहे हैं, एयरक्राफ्ट हो रहे हैं, अब वो 2 गोले आए नहीं आए, लेकिन आगे अगर आते रहेंगे तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम होगी जी। यहाँ भी कहा जा रहा है कि एक इनका फाइटर जो है 13 तारीख को क्रैश हो गया म्यांमार एयरफोर्स का। हालांकि म्यांमार का ये कहना था कि टेक्निकल उसमें डिफेक्ट्स थे इसलिए क्रैश हुआ, और पीडीएफ का जो हमने बात की उन्होंने कहना है उनका कि उन्होंने मार गिराया जी। तो अगर इस लेवल पर पहुँचेगा तो मतलब चीज़ें बढ़ सकती हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको वहाँ उसमें रोका जाए। और यही नहीं है, देखिए एक चीज़ जो हुई है, जो मैं एयरक्राफ्ट की बात करता है, ईस्ट म्यांमार की बात है, वहाँ भी एंटी मिलिट्री फोर्सेज एक्टिव हैं जी। तो ये और ख़ास करके अभी देखिए इस साल कहा जा रहा है कि सबसे टफ ईयर रहा है जो म्यांमार की मिलिट्री रिजीम है, क्योंकि हर कई जगह से एंटी मिलिट्री जो है ये फोर्सेस शुरू हो गई हैं, लोग भी जो है अगेंस्ट हैं अभी जी। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ला रही हैं मुश्किल। और देखिए इसके साथ ही हमारे मिजोरम में भी इसका इफेक्ट जी पड़ रहा है, जो पहले इतना ज़्यादा नहीं था, और ख़ास करके जो चंफार डिस्ट्रिक्ट है हमारा वहाँ पर। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेंगी, और
हमारा जो अभी हमने कहा मिलिट्री बिगेस्ट चैलेंज उनको मिल रहा है, तो हो सकता है अगर वो और ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए अगर और ज़्यादा फोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉब्लम ही आएगा जी। और हमें जो है हमारी जो सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए हमें एक तो प्रॉब्लम को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, और स्पेशली जो ये जो मिलिटेंट्स हैं वहाँ के, जी। भारत तो उनको साथ दे नहीं रहा है, तो कौन दे रहा है? जी। चीन है। अब वो अगर चीन का है तो हमारी तरफ नहीं आना चाहिए जी। तो ये हमें थोड़ा म्यांमार में जो भी गवर्नमेंट है अब हमें उनसे ही बात करना पड़ेगा बिल्कुल कि ये चीज़ हमें हमारे ऊपर नहीं आए, उनको भी नुकसान नहीं हो, हमको भी नहीं हो, तीसरी देश उसका फ़ायदा उठाए। हालांकि हमने पहले कभी एक बार बात किया था कि चीन तो काफ़ी कुछ इन्वेस्ट कर रहा है म्यांमार में जी। हमारा ट्रेड 1 बिलियन था, चीन के साथ उनका ट्रेड बढ़ करके $2 बिलियन हो गया है म्यांमार का। म्यांमार काफ़ी कुछ उनके यहाँ प्रोजेक्ट्स भी कर रहा है, हाईवेज से ले करके बहुत कुछ, जो हम लोगों ने बात किया था एक बार इसके बारे में। तो वो अगर चीज़ आएगी, चीन का अगर प्रभाव ज़्यादा बैठेगा तो नेचुरली, और चीन दोनों काम करे, वहाँ भी मदद करे और उनको इंसर्जेंट्स ग्रुप को भी अगर इस तरह मदद करेगा तो ये मुश्किलें जो हैं हमारे लिए भी और उनके लिए भी बढ़ती रहेंगी। तो ये जो है हमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा। दूसरी जो मेन चीज़ें हमारे पास की जो अलायंसेज हैं यहाँ पर उनके जी, उनको भी अगर इकट्ठा करके बैठ करके बातचीत हो, अगर ज़रूरत पड़े भारत की मीडिएशन की ज़रूरत पड़े जी बीच में उनके साथ बातचीत में, तो मैं चाहूँगा कि ये भारत ने करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों को फ़ायदे के लिए होगी, हमारे लिए भी उनके लिए भी। और जो रिफ्यूजीज़ हैं असल में तो उनका वहीं के हैं, रहने वाले नागरिक तो वहीं के हैं जो सब कुछ छोड़ के आए हैं, तो उनके लिए भी ये फ़ायदे की बात होगी। दूसरी, जितने रिफ्यूजी डिस्प्लेस्ड हैं कहाँ कहाँ हैं उनको जानना उनके बारे में ज़रूरी है कि उनको बाद में वापस भेजा जाए, नहीं तो फिर वही जो बांग्लादेश से हुई थी नॉर्थ ईस्ट में हमारी प्रॉब्लम फिर वही हो जाएगी जी। वो चीज़ हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि दोबारा वो रिपीट नहीं हो, फिर वही डिस्टर्बेंस वहाँ होते रहेंगे लोकल्स में और जो बाहरी आएंगे उनके बीच में। हमको उस बॉर्डर पर, जैसे मैंने कहा पोरस बॉर्डर है, कोई फेंसिंग नहीं है जी, कोई आइडेंटिफिकेशन तो है, फेंसिंग नहीं। यहाँ तक कि देखिए हालत है मोरंग से ले मोरंग और बाकी जो इलाके हैं कुछ, वहाँ पर ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोगों के एक घर इधर है, एक उधर है और एक ही फैमिली है जी, क्योंकि उन्होंने उस तरह करके बना लिया है। लोगों का यहाँ तक है कि 2-3 दिन जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई वीज़ा और कोई इसकी ज़रूरत नहीं है पासपोर्ट की। तो ऐसी चीज़ें हैं। अब वो कहीं दुश्मनी में मत बदल जाएं अगर ऐसी चीज़ आएगी तो, इस तरह की जी। जैसे हमने देखा था जब बांग्लादेशी वहाँ आकर के रहे थे, आप जानती हैं आसाम से लेके बाकी उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो एक वो चीज़ है जिसको हमको पहले ही, जिसे कहते हैं प्रीएम्प्ट जी, उसको रोकना होगा पहले ही। और जो खास करके जो टेररिस्ट और बाकी हैं उनको हमें म्यांमार गवर्नमेंट से बात करके एलिमिनेट करना ज़रूरी है जी, नहीं तो वो इसका फ़ायदा उठाएंगे। हमें नहीं पता कि रिफ्यूजी जा रहे हैं उनके साथ साथ और कौन आ रहा है जी। तो ये जो चीज़, क्योंकि देखिए भारत तो शुरू से है शरण देने वाला है, सबको शरण देता रहा है जी, और वो शरण देने वाले कई बार आगे आ करके खुद ही जो है रूलर बनने लगे और बाकी करने लगे। तो ये जो चीज़ें जो हमें उसको देखना पड़ेगा। दूसरी, होम ग्रोन जो लोकल टेररिस्ट हैं कि ऐसा ना हो कि वो और मदद ले करके, और फिर जिनको इतनी बड़ी मेहनत से फ़ौज ने और जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिल करके काफ़ी कम किया इतना जो उस इलाके में है, वो फिर धीरे धीरे आग सुलगनी मत शुरू हो जाए जी। एक वो जो है डर बहुत ज़्यादा है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी हैं, और जो मैं अगेन कहूँगा बहुत ज़रूरी है कि भारत एक कोशिश में लगे कि जो म्यांमार को चीन के जो चंगुल से या चीन के कब्जे से दूर करे तभी जो है इस समस्या का समाधान हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने नॉर्थ ईस्ट को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं जी। लेकिन अगर म्यांमार का साउथ का वो इलाका है उसका, वो अगर डिस्टेबलाइज रहेगा और फॉरेन हैंड उसमें रहेगा तो हमारे लिए भी मुश्किल रहेगी जी। बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।